नमस्कार, 8 की ताजा खबर में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में नगर निगम कर्मियों से मारपीट हुई है। व्यापारियों के साथ मारपीट हुई है। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान यह मारपीट हुई। दुकान के बाहर से सामान हटाने को लेकर विवाद हो गया। निगम कर्मियों और व्यापारियों के बीच मारपीट हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया है। डीडवाना ओली का ये मामला है। ये तस्वीरें ग्वालियर से आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल नगर निगम कर्मी और व्यापारियों के बीच मारपीट हो गई। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुशील, अतिक्रमण कर व्यापारियों ने सामान रखा हुआ है, अब निगम हटा रहा है तो फिर ये विवाद हो रहा है। ये पर्याप्त या कहें कि हम पुख्ता इसका कोई बंदोबस्त क्यों नहीं होता? देखिए, ग्वालियर के डीडवाना ओली में कल शाम को मदाखलत अमले की टीम नगर निगम की पहुंची थी। यहाँ जो अस्थायी अतिक्रमण थे दुकानदारों के, जो दुकानों के बाहर सामान रख लेते हैं, ऐसे ही दुकानदारों के खिलाफ वहां सामान हटाने की कार्रवाई की जा रही थी मदाखलत टीम के द्वारा। इसी दौरान एक इलेक्ट्रिक दुकान के संचालक के साथ मदाखलत अमले की बहस हो गई। दरअसल आरोप ये था दुकानदार का कि मदाखलत की टीम ने दुकान के अंदर से रखे हुए सामान को भी हटाने की कोशिश की है, उठाने की कोशिश की है, और यही वजह कि इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। बहस के बाद गाली गलौच और मारपीट तक की नौबत आ गई थी। बाद में हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला और शांत कराया, और साथ ही दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि जो अस्थायी अतिक्रमण वो अपने सामान दुकान के बाहर रखकर करते हैं उसे ना करे, उससे यातायात बाधित होता है, साथ ही लोगों को भी परेशानियां होती है। लगातार इस तरह की शिकायतें वहां मिल रही थी। अब यही है कि अब नगर निगम की टीम वापस से आज भी कार्रवाई करेगी और जो अस्थायी अतिक्रमण दुकानदारों ने बाहर कर रखे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन अक्सर होने लगी है। जब मदाखलत की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंचती है तो फिर दुकानदार और दोनों पक्षों में विवाद होता है। हालांकि इस मामले में किसी तरह की पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। बिल्कुल, शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो निगम कर्मी और जो व्यापारी उनके बीच विवाद हो गया, मारपीट भी हुई, और हालांकि इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने आकर बीच बचाव किया। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां कार से पानी उछलने से चाकू से हमला किया गया है। दरअसल आरोपी पर कार चलाने के दौरान पानी उछल गया था और इसके बाद सड़क पर दरअसल जो पानी जमा हुआ था और कार जब वहां से गुजरी तो पानी उछलकर शख्स के ऊपर आ गया और इसके बाद उसने कार सवार पर हमला कर दिया। पीड़ित की कार से पानी उछलकर आरोपी पर जा गिरा था। गुस्साए आरोपी ने कार चालक पर हमला कर दिया। पीड़ित पर चाकू से 7 से 8 बार ताबड़तोड़ हमला किया। बाइक सवार युवक और महिला ने हमले को अंजाम दिया। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो हैरान करने वाला मामला, बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इसमें कैसे जानलेवा हमला कर दिया गया। 7 से 8 बार ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया है और दुर्ग का यह मामला बताया जा रहा है। खबर भोपाल से, जहां एमपी विधानसभा का सत्र का आज 5वां दिन है और आज सदन में 3 प्रस्ताव लाए जाएंगे, अशासकीय संकल्प लाए जाएंगे। अनुच्छेद 30 समाप्त करने का शासकीय संकल्प लाया जाएगा। धार्मिक शैक्षणिक स्थापना समाप्त करने का भी संकल्प लाया जाएगा। इटारसी भोपाल मेमो ट्रेन संचालन अशासकीय संकल्प रखा जाएगा। सदन में बजट पर विभागवार भी चर्चा होगी। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा का 5वां दिन है, सत्र का 5वां दिन है और आज सदन में 3 अशासकीय संकल्प लाए जाएंगे। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 5वां दिन है आज मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का, क्या हाइलाइट्स आज की? देखिए, बिल्कुल जो 5वां दिन है और कल जिस तरीके से रात 10 बजे तक जो है बजट पर चर्चा होती रही है, बहुत कम देखने को मिलता है। सामान्यतः जो है वो विधानसभा 5 बजे या 6 बजे के आसपास जो है उनका सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, लेकिन कल ये देखने में मिला कि जिस तरीके से सेकंड हाफ में बजट को लेकर चर्चा होनी थी, रात 10 बजे तक जो है वो चर्चा होती रही। और आज की अगर मैं बात करूं तो 3 जो है वो शासकीय संकल्प लाए जाने और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है वो आज बजट पर विभागवार चर्चा होनी है, यानी किस विभाग को कितना बजट आवंटित किया और उसका किस तरीके से
से उपयोग जो है वो मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। तो देखिए कल जिस तरीके से हंगामा हुआ और आज भी कमोबेश वही परिस्थितियां रहने वाली हैं, क्योंकि देखिए कल जो है संपूर्ण बजट पर चर्चा हुई और आज विभागवार चर्चा हुई। जब विभागवार चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को लेकर भी बात होगी, किसान की एमएसपी को लेकर भी बात होगी, युवाओं के रोजगार को लेकर भी बात होगी और सरकारी नौकरियों को लेकर जो वादा सरकार ने किया था उसके क्या प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर भी चर्चा होनी है। तो बेहद खास दिन आज का है। और उसके बाद जो अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग को लेकर जिस तरीके से तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, हालांकि 7 घंटे की चर्चा ध्यानाकर्षण के दौरान हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से विशेष अधिकार हनन की सूचना जो है वो माननीय अध्यक्ष को दी गई थी और अध्यक्ष जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भी इस मामले पर यह कहा था कि 2 विशेष अधिकार हनन की सूचनाएं उनको प्राप्त हुई, उस पर वो विचार करेंगे और विचार के बाद जो है वो चर्चा में उसको शामिल कर सकते हैं। तो यदि आज अगर विशेष अधिकार सूचना को वो सही मानते हैं और उस पर अगर चर्चा करते हैं तो सदन में आज एक बार फिर नर्सिंग घोटाले को लेकर भी चर्चा होगी और चर्चा के दौरान हंगामा भी हो सकता है। हालांकि कल जिस तरीके से जयवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाए थे, दस्तावेज के साथ आरोप लगाए थे, उसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी पटल पर सामने आए थे और उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि जिन दस्तावेजों को पेश किया गया है सदन में वो है मेरे जरूर दफ्तर के हैं, लेकिन मेरे उस पर कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है। सीधे तौर पर वो तो ये महत्वपूर्ण मसला बिल्कुल जो आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम दूसरे मसलों के साथ साथ नर्सिंग घोटाले पर जरूर आज चर्चा हो सकती है। कल का भी आपने जिक्र किया रहेगा। शैलेंद्र, आगे भी आपसे अगली खबर पर बात करेंगे। शुक्रिया। और आज ग्वालियर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम ग्वालियर पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। आगरा ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न बाईपास, गवर्नमेंट प्रेस, आईएसबीटी एलिवेटेड रोड की समीक्षा करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आज ग्वालियर पहुंचने वाले। खबर विदिशा से है, जहां हाथरस घटना पर बोले पंडित प्रदीप मिश्रा, सहयोग की भावना होती तो जानें बचाई जा सकती थी। भगवान मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें, घायल जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भोलेनाथ से कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक घटना घटी है वो बड़ी दर्दनाक घटना है, जिसके अंतर्गत 100 से ज़्यादा भक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान श्री के चरणों में पहुँचे हैं। ये घटना जो जनमानस को हृदय से कछोट रही है। वास्तवता है कि इतने सारे भक्त एक साथ इस घटना के अंतर्गत अपने प्राणों को त्याग दिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग की अगर भावना होती तो बहुत सारे लोग बच सकते थे, पर कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक बता रहे हैं। हमने तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही देखा है कि एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। और बात मुरैना की, जहां हाथरस हादसे में मुरैना की महिला की मौत हो गई। यूपी के हाथरस में सत्संग में शामिल होने गई थी ये मुरैना की महिला। भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने हाथरस गई हुई थी। सत्संग में मची भगदड़ में 67 वर्षीय सोमवती की मौत हो गई। मुरैना के सारसी गांव निवासी है सोमवती। हाथरस प्रशासन ने शव को महिला के गांव भेजा है। अंबा इलाके से हाथरस गए थे 40 से 50 लोग। अमित शर्मा मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक और दुखद खबर ये मुरैना के लिए हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। बिल्कुल, देखिए हाथरस में वो जो बाबा राम हरि हैं उनका जो सत्संग चल रहा था, इसमें शामिल होने के लिए अंबा कस्बे से 40 से 50 लोग एक बस में सवार होकर के निकले थे। उस हादसे में यानी कि जो भगदड़ मची थी उसमें एक अंबा निवासी, अंबा के जो सारसा गांव है वहां की निवासी जो सोमवती थी उसकी भी मौत हो गई है। इस बात की जब उनके परिजनों को खबर लगी कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसके बाद जो सोमवती थी उसका पोता खोजने के लिए निकला। उसने पहले तो सभी जो घायल मरीज थे अस्पतालों में भर्ती थे वहां पे तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद जो कपिल था, कपिल ने डेड हाउस जाकर के पड़ताल की और छानबीन की तो वहां पर उसकी दादी का यानी कि सोमवती का शव रखा था। उसके बाद प्रशासन से उसने मदद मांगी तो जो हाथरस प्रशासन है उसने जो मृतक सोमवती थी उसके शव को उनके गांव पहुंचा दिया है। फिलहाल जो परिजन है वो
देर रात को सब आया है, तो अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 40 से 50 लोग मुरैना से भी गए थे, और दुखद खबर यही है कि मुरैना की भी महिला जो सोमवती थी 67 वर्ष की, उसकी मौत हो गई है। अमित, जो 40 से 50 लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं? पुष्टि हो गई है क्या? देखिए, जो 40 से 50 लोग गए थे उसमें से सिर्फ एक ही महिला की मौत हुई है, बाकी 1-2 लोग हैं हल्के फुल्के घायल हुए हैं। लेकिन जहां तक जो 40 से 50 लोगों की बात की जाए, वो सभी जो 1-2 लोग घायल हुए हैं वो भी अपने घर वापसी कर चुके हैं। जो मृतक महिला है जो सोमवती, वो उसी की घर वापसी नहीं हुई थी। यही वजह है कि उनके परिजनों में ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई, और वही कारण निकल के आया। क्योंकि जो कपिल था, उनका जो पोता, वो तलाश करने के लिए गया, लेकिन उन्हें घायलों के अस्पताल में नहीं मिली। उसके बाद डेड हाउस में उनका शव रखा हुआ मिला था। तो बाकी जो 40 से 50 लोग वर्षीय सोमवती को अपनी जान गंवानी पड़ी हाथरस हादसे में। सत्संग के बाद यह हादसा हुआ था। भोले बाबा सत्संग कर रहा था। शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी। और खबर भोपाल से है। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें रीवा, नीमच, श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो अगले 24 घंटे में 5 से 8 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे के बाद सिस्टम कमजोर होगा। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मौसम विभाग की माने तो ठीक है 7 और 8, लेकिन 8 और 9, लेकिन अगले 24 घंटे कहीं ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं भारी बारिश अगर होती है तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मौसम मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय है और अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कहीं से इस तरह की कोई खबर नहीं आई कि बहुत अधिक बारिश होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है आने वाले 2 दिन के लिए, उसमें साफ किया है कि मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यदि भारी बारिश होती है तो नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं, कॉलोनियों में पानी भरने की भी समस्याएं जो सामने आ सकती हैं। तो ये जो अभी अलर्ट जारी किया गया उसमें श्योपुर है, रीवा है, नीमच है, ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, ये वो बड़े शहर है जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की बात जो है वो मौसम विभाग कर रहा है, लेकिन ये जो 2 दिन है वो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के लिए बेहद भारी होने वाले हैं। क्योंकि यदि देखिए जिस तरीके से हमने देखा था पिछले सालों में, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में जो तेज बारिश हुई तो निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई थी। कई इलाके ऐसे थे जहां घरों में पानी घुस गया था, नदी नाले उफान पर आ गए थे। और ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है कि जो खेतों में पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है और बड़ी बड़ी नदियां जो है वो उफान पर आ जाती है। इसके चलते कई गांव जो है वो टापू में तब्दील हो जाते हैं। तो कुछ अब इसी तरफ जो है वो मानसून चल निकला है। जिस तरीके से अभी भले हल्की बारिश का दौर था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है, जिससे मध्य प्रदेश वासियों को इस बारिश से परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगले 24 घंटे ये जरूर थोड़ी सी परेशानी भरे रह सकते हैं। 7 और 8 तारीख के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र पूरी खबर के लिए। और कवर्धा में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। यहां गोपाल भवना गांव में 30 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। साथ ही स्वास्थ्य अमले ने गांव में कैंप भी लगाया। दूषित पानी से डायरिया फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस गांव में 2 ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई की जाती है। पीएचई विभाग ने पानी का सैंपल लिया है। हालात पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए। तो कवर्धा से ये खबर है जहां डायरिया के करीब 30 मरीज अभी तक मिल चुके हैं कवर्धा में। और डायरिया के मरीज मिलने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो कवर्धा में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 30 से ज्यादा मरीज अभी तक डायरिया के सामने आ चुके हैं। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि स्वास्थ्य महकमा भी अब गांव में कैंप कर रहा है ताकि हालात बिगड़े नहीं, बेकाबू ना हो जाएं। दरअसल बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया फैला है। आशंका ऐसी जाहिर की जा रही है। इस गांव में 2 ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई की जाती है और पीएचई विभाग ने पानी का सैंपल भी लिया है कि अगर पानी में कोई गड़बड़ी है तो उसका कोई दूसरा विकल्प फिर तलाशा जाए।
तो आपको एक बार फिर बता दें, कवर्धा में दरअसल दूषित पानी से डायरिया फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। 30 से ज्यादा डायरिया के मरीज भी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग कैंप कर रहा है गांव में। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं कवर्धा से। मनीष, क्या एहतियातन और कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, और दूसरा ये कि पानी अगर खराब है तो क्या विकल्प और हो सकता है उसका? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से डायरिया के मामले सामने आने के बाद ही स्वास्थ्य अमला अलर्ट है। वैसे भी बारिश के मौसम में पहले ही उनको प्रशिक्षित किया गया था कि खासकर इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी को लेकर जैसे ही मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग गाँव में गया, लोगों की जांच की, वहाँ पे कैंप भी किए हैं, और जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी है उनको जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ भी भर्ती कराया गया है। गाँव में स्वास्थ्य अमला मौजूद है जो घरों की जांच के लिए घर में सर्वे किया जा रहा है। जिनकी भी तबीयत अगर उनको खराब लगती है या जिनकी भी तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और ये जो डायरिया फैलने की बात अभी प्रारंभिक जांच में सामने आई है, वो पानी ही माना जा रहा है। पानी की सप्लाई एक ही बोर से गाँव में होती है, उस बोर की जाँच की है सैंपल तो पीएचई विभाग है वो लेके गई है। उसके बाद जो है दूसरे जो सोर्स हैं उनको उनके माध्यम से पानी की सप्लाई गाँव में करने की बात कही जा रही है। शुक्रिया मनीष आपका पूरी जानकारी के लिए। तो कवर्धा में दूषित पानी से डायरिया फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि जांच का दौर अभी जारी है कि आखिर वजह क्या है। और उधर जांजगीर चांपा में दूषित भोजन खाने से 12 लोग बीमार हो गए। ये सभी लोग कनई गांव के एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनकी तबीयत मशरूम की सब्जी खाने से बिगड़ी है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान बदहाली नजर आई। इन 12 लोगों का इलाज 3 बेड पर किया जा रहा है। जब इस बारे में डॉक्टरों से बात की गई तो बताया गया कि बेड नहीं होने के चलते एक बेड पर कई मरीजों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की भी कमी है। ये परेशानी कई महीनों से चल रही है। उच्च अधिकारियों ने से बताए जाने के बाद भी किसी तरह का समाधान नहीं निकल पाया है। न्यूज़ 18 संवाददाता कैलाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, दूषित खाना खाने से बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बीमार हुए हैं, फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या स्थिति है लोगों की? जी, अभी तो मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और लगातार सुधार हो रही है, लेकिन जिला अस्पताल में जिस तरह की बेड और ऑक्सीजन की कमी है, ये काफी मुश्किलों में डाल सकते हैं आने वाले समय पे। और लगातार 6 महीने में इस तरह की अव्यवस्था पर किसी तरह के अस्पताल प्रबंधन या प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और न ही किसी तरह के सुधार कार्य किया। ये बहुत ही पीड़ादायक है, क्योंकि गंभीर परिस्थिति में इलाज वहाँ कराने मरीज पहुंचते हैं और इलाज नहीं होने के कारण प्राइवेट अस्पताल के रुख करते हैं और मोटी रकम उनकी जेब से खर्च होती है। ये सोचने वाली बात है, यदि सरकारी अस्पताल में इस तरह की अव्यवस्था है और प्रबंधन और जो है प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे, ये बहुत दुखद की बात है कि ऐसी स्थिति में आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इलाज कराने वहाँ बड़ी उम्मीदें से जिला अस्पताल आते हैं और जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिलने के कारण इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। कई मरीज को ऑक्सीजन न होने के कारण कुछ गंभीर मरीज रहते हैं, सिकलिंग की समस्या रहती है। ऐसे मरीज जो है भटकते रहते हैं और वो मजबूर होकर आखिरकार प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने मजबूर हो जाते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका कैलाश जानकारी के लिए, धन्यवाद। और ग्वालियर में न्यू एयरपोर्ट बिल्डिंग के पोर्च में पानी का रिसाव हो रहा है। पोर्च के ऊपर बने सन लाइट डोम से पानी का रिसाव हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रिसाव को दुरुस्त भी कराया। 534 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट टर्मिनल बना है और अचानक ही बताया जा रहा है कि रिसाव शुरू हो गया है। इसके बाद इसे दुरुस्त कराया गया है और हाल ही में इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं। दिल्ली में इसी तरह की घटना में एक पूरा शेड अगर हम कहें तो दिल्ली एयरपोर्ट का धराशायी हो गया था और ऐसे हादसों से बचने के लिए त्वरित एक्शन लिया गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, पोर्च में पानी का रिसाव हो रहा था। ये ग्वालियर के एयरपोर्ट का मामला है। दरअसल ग्वालियर का न्यू एयरपोर्ट बिल्डिंग के पोर्च में पानी रिसाव हो रहा था। पोर्च के ऊपर बने सनलाइट डोम से पानी आ रहा था। हालांकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रिसाव को दुरुस्त करा दिया है। 534 करोड़ की लागत से हाल ही में एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है और जब पानी रिसाव की शिकायत आई तो त्वरित एक्शन हुआ
और इस रिसाव को दुरुस्त किया गया है ताकि कोई बड़े हादसे का सबब ये ना बन जाए। हाल ही में आपको याद भी दिला दें कि जबलपुर में भी पानी और बारिश और आंधी के बाद एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का एक शेड नीचे आ गिरा था। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का। आज